नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे सबसे पहले रायपुर से बड़ी खबर का, जहां सुंदर नगर अपहरण कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। किडनैपर पर सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है किडनैपर का, और इसमें किडनैपर साफ तौर पर नजर भी आता है। सुंदर नगर अपहरण कांड से लेकर कल ये पूरा मामला सामने आया था। सुंदर नगर से एक युवक का अपहरण किया गया था, उसे लेकर किडनैपर का एक सीसीटीवी फुटेज जो कि अब सामने आया है, इस घटना से जुड़ा हुआ वीडियो अब चूंकि सामने आया है, तो अब हो सकता है कि पुलिस इस तस्वीर के आधार पर आरोपियों की तलाशी ले और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी जल्दी हो। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आप देखिए किस तरह से अपहरण किया गया। सुंदर नगर अपहरण कांड का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज पास ही लगे कैमरे के जरिए ये फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुंदर नगर अपहरण कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। किडनैपर का सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस के हाथों लगा है। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर अब पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। किडनैपर्स साफ तौर पर युवक को देखिए सबसे पहले मारते पीटते नजर आते हैं, उसके बाद बेखौफ होकर अपहरण की वारदात को अंजाम देते हैं। देखिए मारपीट की तस्वीरें वहां लगे कैमरे में कैद हो गई हैं। इन्हीं के आधार पर अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई। साफ तौर पर आरोपियों को देखा जा सकता है किस तरह से सबसे पहले मारपीट की जाती है युवक के साथ, और उसके बाद उसे पकड़कर वहां से ले जाते हैं। 4 युवकों ने दुकान से अपहरण किया था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की दबिश से बदमाश घबरा गए थे। पुलिस जैसे ही वहां पर पहुंची, युवक को छोड़कर अपहरणकर्ता कवर्धा से आगे चले गए, रवाना हो गए, और उससे पहले युवक को कवर्धा में ही छोड़ दिया। अलग अलग टीमें पुलिस के अलग अलग राज्यों के लिए रवाना हुई थी। दिल्ली, उड़ीसा, झारखंड और यूपी के लिए टीमें रवाना हो चुकी हैं, और अब आरोपियों की तलाशी तेजी से जारी है। सहयोगी युगल से हम इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सीधे रुख करेंगे रायपुर का। युगल, अब चूंकि एक महत्वपूर्ण सुराग पुलिस के हाथ लग चुका है, अब ये माना जाए कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। जी देखिए, जिस तरह से अपहरण की घटना जब सामने आया, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल था, और उसके बाद पुलिस ने पूरे जिले में नाकेबंदी की। पुलिस की नाकेबंदी को देख करके जो आरोपी थे वो कवर्धा में जो युवक सिद्धार्थ है उसे छोड़ करके भागे, और अभी फिलहाल उसका सीसीटीवी सामने आया है, और न्यूज़ 18 के पास वो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी भी हमारे दर्शकों के बीच है। और जिस तरह से मारपीट 4 युवकों ने की वहाँ पर की, ताबड़तोड़ हमला किया, और इनोवा गाड़ी पे आए थे और वहाँ से ले जा करके कवर्धा की ओर रवाना हुए। जैसे ही नाकेबंदी पुलिस ने तेज की, अन्य जिला के सीमाओं को भी अलर्ट किया, उसके बाद जो चारों आरोपी हैं वो उसे छोड़ करके वहां फरार हो गए। पुलिस ने 4 घंटे के भीतर ही सिद्धार्थ को अपने कब्जे में लिया और उसे बरामद कर लिया सकुशल तरीके से, और ये तो बड़ी कामयाबी पुलिस की कही जा सकती है। फिलहाल उड़ीसा, झारखंड सहित 4 राज्यों के लिए पुलिस है वो रवाना की गई है। अलग अलग टीमें हैं, उसे भेजा गया है। अभी इसमें 2 तरह की बातें आ रही हैं। पहली बात यही है कि जो पीड़ित है सिद्धार्थ, उसके पिताजी एनटीपीसी का एम्प्लॉयज़ है, कर्मचारी है, और ये ड्राइंग जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का छात्र भी है। तो ऐसे में चुनाव ना लड़ने की लगातार उन्हें धमकी दे रहे थे। संभवतः उसके पिताजी एनटीपीसी में जो चुनाव लड़ने वाले थे, ये पहली बात आ रही है। दूसरा ये है कि सट्टा से कुछ जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि सट्टा खेला जा रहा था, तो हो सकता है कि सट्टा कारोबार जो कारोबारी है, बुकीज है, उन लोगों ने इस पर हमला किया है, या फिर चुनाव के लेकर के है। पुलिस फिलहाल पूरे मसले की पड़ताल है कर रही है, और अभी जो एक्सक्लूसिव जो न्यूज़ 18 में जो तस्वीरें चल रही है वो बयां कर रही है कि किस तरह से युवक सिद्धार्थ पर हमला किया गया, और फिलहाल पुलिस की नाकेबंदी की वजह से 4 घंटे के भीतर ही आरोपियों को जो युवक है उसे छोड़कर भागना पड़ा। तो ये पुलिस की कामयाबी कही जा सकती है। पुलिस की अलग अलग टीमें हैं, वो जांच कर रही है। देखना होगा कि इसमें किस तरह के जो तथ्य हैं, वजह क्या है। कार्रवाई युगल पुलिस की तरफ से कल ही हुई, लेकिन एक और बड़ी जानकारी जो कि आप कह रहे हैं कि 2 विवाद हो सकते हैं। सट्टे से जुड़ा हुआ भी मामला हो सकता है, और हो सकता है कि आपसी विवाद एनटीपीसी के चुनाव को लेकर भी रहा हो। लेकिन चूंकि परिवार का ताल्लुक भी इस पूरी घटना से जुड़ा हुआ है, क्या परिवार की तरफ से अभी तक कोई संभावना स्पष्ट की गई है? जी देखिए, अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। काफ़ी संवेदनशील मामला है। जब इस तरह के अपहरण के मामले होते हैं तो भविष्य को भी देखा जाता है कि कहीं इस तरह की घटना, दुर्घटना या फिर हमला फिर अचानक से ना हो जाए, तो तमाम तरह की सतर्कताएं हैं, पुलिस भी बरतती है, परिवार वाले भी बरत रहे हैं। लेकिन अभी जो प्राथमिक दृष्टि में 2 वजह, 2 कारण सामने आए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस काफ़ी गहनता से इस मामले की जाँच कर रही है, और आरोपियों को दबोचने के लिए अलग अलग 4 राज्यों के लिए जो टीम है वो रवाना
रवाना कर दिया गया है। तो ये है कि देर सवेर आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी और पुलिस की जो है बड़ी कार्रवाई से भी कह सकते हैं, क्योंकि नाकेबंदी जिस तरह से पुलिस ने की तो आरोपी दहशत में आए और जो पीड़ित युवक है उसे छोड़ करके भागना पड़ा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल। देखना होगा आरोपी की गिरफ्तारी अब कब तक होती है। आगे बढ़ते हैं रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां आरंग में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। राजीव भवन का लोकार्पण कार्यक्रम आज होना है। लोकार्पण समारोह में बड़े नेता शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद रहेंगी और तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आज यहां पर मौजूद रहने वाले। दोपहर 1 बजे आरंग पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राजीव भवन का लोकार्पण आरंग में किया जाना है। कांग्रेस कार्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम, जिसके लिए तमाम बड़े नेता आज आरंग में होंगे। कुमारी शैलजा यहां पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे दोपहर 1 बजे और उसके बाद राजीव भवन का लोकार्पण आरंग में दोपहर 1 बजे किया जाएगा। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां कोरबा दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है। अरुण साव एससीसीएल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। समन्वय समिति की बैठक में शामिल होंगे अरुण साव। मरार पटेल समाज के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, यानी कि तमाम ऐसे स्थानीय कार्यक्रम हैं जिनमें अरुण साव शिरकत करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव इसी साल है और लगातार बीजेपी की तरफ से दौरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में तेज होते हुए कोरबा दौरे पर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव एससीसीएल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, समन्वय समिति की बैठक लेंगे। मरार पटेल सम्मेलन के कार्यक्रम में भी आज शिरकत करने वाले हैं। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से बैठकों का दौर लगातार चल रहा है और उसी के जवाब में छत्तीसगढ़ बीजेपी में भी दौरों और बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। और अब कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन को लेकर अगली जानकारी, जहां बिलासपुर और दुर्ग में अब ये अगला सम्मेलन होगा। इस बारे में खबरें सामने आ रही हैं। 7 जून को बिलासपुर में संभागीय सम्मेलन की सूचना और साथ ही साथ 8 जून को दुर्ग में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन होगा। इससे पहले जगदलपुर में ये सब हुआ। तमाम बड़े नेता मौजूद थे। स्थानीय स्तर पर बातचीत की गई कि कैसे, किस रणनीति के साथ, किस रोडमैप के साथ आगे बढ़ना है। विधानसभा चुनाव को लेकर भी कुल मिलाकर चर्चा। और अब बिलासपुर और दुर्ग जिले के लिए जानकारी। सम्मेलन में दिग्गजों का जमावड़ा एक बार फिर से लगेगा। भूपेश बघेल मौजूद होंगे, कुमारी शैलजा मौजूद होंगी, मोहन मरकाम, चरणदास महंत भी शामिल होंगे। और 15 जून तक छत्तीसगढ़ के 5 अलग अलग संभागों में सिलसिलेवार सम्मेलन होने हैं। फिलहाल बिलासपुर और दुर्ग को लेकर ये जानकारी साझा की गई। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से अनियमित कर्मचारी संघ की तरफ से प्रदर्शन की तैयारी। एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे अनियमित कर्मचारी। 11 जून को बड़े स्तर पर आंदोलन होगा, इसकी घोषणा पहले से हो चुकी है। परिवार के साथ सीएम हाउस का घेराव करने के लिए अनियमित कर्मचारी निकलने वाले हैं। नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन की तैयारी में कर्मचारी नजर आते हुए। दर्जनों संगठन के कर्मचारी आंदोलन में शामिल होंगे, इस बारे में जानकारी भी। और ये भी खबर है कि मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए निकलेंगे। अनियमित कर्मचारी मोर्चा द्वारा अपनी 5 सूत्री मांग, समस्त अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण निकाले गए और साथियों की बहाली, अंशकालीन कर्मचारियों की पूर्णकालीन करने, आउटसोर्सिंग ठेका बंद करने एवं दिवंगत शिक्षाकर्मियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने सहित नियमित भर्ती बंद करने की मांग को लेकर के 11 जून 2023 रविवार को विशाल धरना प्रदर्शन एवं मुख्यमंत्री निवास घेराव कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। और रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां पटवारियों की हड़ताल का आज 21वां दिन है। लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन पर है। पटवारी लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक शासन से बातचीत नहीं हो पाई है। हड़ताल से राजस्व विभाग के काम पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पटवारियों की मौजूदगी ना होने की वजह से उनके काम भी अटके हुए। फिलहाल 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इधर 21वां दिन इस प्रदर्शन का।
और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर। गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में उत्तर पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं की वजह से पारा लगातार बढ़ता हुआ अगले 2 से 3 दिनों के लिए अनुमान जाहिर किया गया है कि तापमान में वृद्धि होगी। 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पारा जा सकता है, ऐसी भी संभावना। तो मौसम विभाग की तरफ से संभावना स्पष्ट की गई है। छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम जारी रहने वाला है। अभी भी माना जा रहा है कि 45 से 47 डिग्री तक तापमान जा सकता है, यानी कि गर्मी का कहर अभी भी जारी रहेगा और राहत की बारिश के कोई आसार नहीं। सही, तनु वर्मा से हम इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। तनु, आपसे हम समझना चाहेंगे आगामी क्या कुछ रहेगी मौसम की स्थिति, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अनुमान अभी तक? जी देखिए, प्रदेश में भीषण गर्मी के साथ ही मौसम के मिजाज में भी बदलाव देखा जा रहा है। शनिवार को दोपहर भर तपाने के बाद शाम में जो है बादल छाए रहे हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अधड़ के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। और इसके साथ ही दूसरी तरफ जो है उत्तर पश्चिम से गर्म हवाओं का आगमन भी छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है, जिसके चलते 7 और 8 जून को तापमान में वृद्धि होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। और इस दौरान तापमान जो है 45 से 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार भी जो है वो थोड़ी धीमी है, क्योंकि अभी मानसून केरल तक भी नहीं पहुंचा है। ऐसे में रायपुर में 16 जून को पहुंचने वाला मानसून जो है वो 20 जून तक आएगा। इसके बाद कहा जा सकता है कि गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिले। वहीं सुबह से ही तेज़ गर्मी जो है छत्तीसगढ़ में पड़ना शुरू हो गई और इसके साथ ही दोपहर की गर्मी के साथ ही और बढ़ जाती है। फिर रात में तपिश जो है वो और बढ़ गई है। ऐसे और बीते दिनों के अगर तापमान की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि 20 जून को जो है मानसून का आगमन हो सकता है और इसके बाद कहा जा सकता है कि प्रदेशवासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिले। जी चलिए, अभी यानी कि राहत की कोई उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तनु जानकारी के लिए। कोरबा से अगली बड़ी खबर, जहां 5 साल पहले लापता युवती की हत्या की आशंका जाहिर की गई है। हत्या के बाद शव को दफनाने का भी शक पुलिस को है और स्कैनिंग मशीन की मदद से अब कंकाल खोजने के लिए खुदाई यहां पर की जा रही है। कोरबा दरी रोड में स्कैनिंग मशीन की मदद से खुदाई चल रही है। मुख्य संदेही जंगल में कार छोड़कर फरार हुआ था। 2018 का ये पूरा मामला। युवती की स्कूटी रेलवे स्टेशन से बरामद की गई थी। 2018 से कुचमुंडा थाना क्षेत्र से लापता हुई थी युवती और इसे लेकर अब जांच का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ 2018 के इस मामले को लेकर 2023 में अब पुलिस को ये शक है कि इस युवती की हत्या की गई और उसे दफनाया गया और इसी वजह से इसी क्षेत्र में अब इस जगह पर खुदाई का सिलसिला लगातार बढ़ता हो, ये आशंका कि कंकाल यहां से मिल सकता है। सही, अब्दुल असलम कोरबा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अब्दुल, पूरा मामला भी विस्तार से समझाइएगा और क्या पुलिस के हाथों अभी कोई अहम सुराग लगा है? जी, आपको बता दूं कि 2018 से कुचमुंडा क्षेत्र से युवती लापता हुई थी, जिसकी खोजबीन परिजनों ने कुछ माह करने के बाद 2019 में इसकी गुमशुदगी कुचमुंडा थाने में दर्ज की गई थी। उसके बाद से ही पुलिस भी इसकी छानबीन कर रही थी, लेकिन कोई इसका सुराग नहीं मिला था। लेकिन अभी हाल में ही जब पुराने केसों की फाइल देखी गई और उसके बाद से इस मामले में छानबीन की गई तो एक लोन का मामला सामने आया, जिसके माध्यम से ये पता चला कि जो युवती थी उसके नाम से कुछ लोन थे और जो उसके साथ जिसकी दोस्ती थी वो कुछ दिनों तक उसका पेमेंट किया है, भुगतान किया। उसके बाद से वो भुगतान नहीं कर रहा। उसको लेकर पुलिस में शिकायत इसकी हुई थी जो लोन कंपनी के द्वारा, जिसके बाद पुलिस ने इससे जुड़े हुए तार और क्लू की खोजबीन की तो उसे पता चला कि ये युवती की संभवतः मारकर हत्या कर दी गई है और उसे दर्री रोड कोरबा दर्री रोड के पास वहड़िया के पास उसे दफना दिया गया। इसी आशंका पर पुलिस भी खोजबीन कर रही है। पिछले 30 तारीख को खोजबीन की गई थी, 4 दिन पहले एक जेसीबी मशीन के माध्यम से, लेकिन कुछ सुराग हाथ नहीं लगा था। लेकिन अब स्कैनिंग मशीन का भी सहारा पुलिस ले रही है और इससे उसकी जांच पड़ताल की जा रही है और देर रात तक भी जांच पड़ताल की गई। कुछ होता है अब्दुल इस पूरे मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जशपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां बेकाबू कार ने कई वाहनों को टक्कर मारी है, कई बाइक सवारों को रौंदा है। 3 बाइक सवारों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है और घटना के बाद से लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ। लोगों ने यहां पर चक्का जाम किया है। कुनकुरी थाने के पुजारा की यह पूरी घटना।
इस घटना के बाद से ही स्थानीय लोगों में आक्रोश की स्थिति। बेकाबू कार ने कई वाहनों को टक्कर मारी और अब इस कार सवार के खिलाफ कार्रवाई हो, इसी मांग को लेकर ग्रामीण गुस्साए हुए हैं। कई बाइक सवारों को रौंदा है। 3 बाइक सवारों की हालत गंभीर बताई जा रही है और इस घटना के बाद से आक्रोशित लोगों ने जाम लगा दिया। कुनकुनी थाने के पुजारा की पूरी घटना। और अब चर्चा करेंगे बलरामपुर की, जहां जंगल में लगी हुई आग अब बुझा ली गई है। छोटे छोटे पौधे जलकर राख हो चुके हैं। वन विभाग की टीम ने हालांकि अब आग पर काबू पाया है। ये बताया जा रहा है कि आग से जंगल का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो चुका है। बलरामपुर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला। बलरामपुर से ये जानकारी, ये तस्वीरें आप देखिए। बीते दिनों से तस्वीरें लगातार चर्चा का विषय बनी हुई थी। इस जंगल में आग लग रही थी। वन विभाग की अब नाकामी, ये कहें कि एक हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हो गया है अभी तक इस जंगल का, और अब इस आग पर काबू पाने में सफलता हासिल हुई। छोटे छोटे पौधे जो कि नष्ट हो चुके हैं। हालांकि अब चूंकि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है तो खतरा समाप्त हो चुका है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।